फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महाभोज, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। ठीक है, महाभोज बहुत फेमस है। ये उपन्यास बहुत फेमस है और ये अपने नेट के सिलेबस में डाला हुआ है। ठीक है, तो महाभोज पढ़ेंगे और महाभोज के अंदर भी हम कथा का सार पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, महाभोज का कथा सार। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाले जो इस चैनल के दूसरे वीडियो होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और आपके दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं महाभोज का कथा सार। ठीक है फ्रेंड्स, महाभोज का कथा सार। और फ्रेंड्स, ये जो महाभोज है ये मन्नू भंडारी लेखिका है इसकी, और इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। ठीक है, 1979 में लगभग 170 पृष्ठों का महाभोज राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, लगभग 170 पृष्ठों में लिखा गया है महाभोज और ये राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। और कथा कुल 9 खंडों या 9 परिच्छेदों में विभक्त है। ठीक है, कथा कुल 9 परिच्छेदों में विभक्त है। उपन्यास का प्रारंभ उस सरोहा गांव में, जो शहर से बमुश्किल 20 मील दूर है, एक लाश मिलने की सनसनीखेज घटना से होता है। ठीक है, सरोहा गांव है जो शहर से 20 मील दूर है, वहां पर एक लाश मिलती है और इस उपन्यास का प्रारंभ उस लाश मिलने की सनसनीखेज घटना से होता है। ठीक है, लाश एक दलित विशेषर उर्फ बिस्सू की है। ठीक है, लाश किसकी है? एक दलित है जिसका नाम विशेषर है और उसको गांव में बिस्सू बोलते हैं। ठीक है, इसी गांव में महीना भर पहले गांव की सरहद के पास वाले हरिजन टोला की कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी और झोपड़ियों के साथ साथ उनमें रहने वाले भी जलकर खाक हो गए थे। लोग दौड़कर थाने पहुंचे, लेकिन थानेदार साहब ने उस दिन छुट्टी ली थी। यह समाचार जब शहर पहुंचा तो वहां से मंत्रियों, नेताओं और अखबार नवीसों की गाड़ियों का तांता सरोहा में लग गया। ठीक है, नेताओं ने आश्वासन दिए, पत्रकारों ने समाचार छापे। ठीक है, विरोधी दल के नेताओं ने विधानसभा में इस घटना पर हंगामा किया, मुख्यमंत्री से त्याग पत्र की मांग की। ठीक है, ये जो बातें लिखी हुई ये आज भी होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के लिए अफसरों को सौंप दिया और सरोहा गांव के थाने के दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। शायद इसी बात का असर था कि बीसू की लाश मिलते ही थानेदार तुरंत हरकत में आया, मौके पर पहुंचकर लोगों के बयान लिए और लाश को चीर फाड़ के लिए शहर भिजवाया। ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सरोहा गांव की यह साधारण लगने वाली घटना इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी कि 1.5 महीने बाद ही वहां विधानसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने वाले थे। जब किसी भी गांव में कोई इस तरीके की लाश मिलती है तो इतना हंगामा नहीं होता है, और वहां पे सारे नेता आ रहे हैं, समाचार पत्र में समाचार छप रहे हैं और इतने सारे नेता आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको वहां पर जो है विधानसभा की सीट के लिए उपचुनाव होने वाला है। ठीक है, चुनाव का माहौल है इसलिए ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। ठीक है, 1.5 महीने बाद ही वहां पे चुनाव होने वाले हैं। वो किसके चुनाव होने वाले हैं? विधानसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने वाला था। ठीक है, और उसमें एक उम्मीदवार थे भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू। ठीक है, जो चुनाव होने वाला था उसके एक उम्मीदवार कौन है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं सुकुल बाबू। ठीक है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री है सुकुल बाबू, जिनका चुनाव लड़ना पूरी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौती था। ठीक है, एक पहले परिच्छेद के अंदर तो ये वर्णन हुआ है और दूसरे परिच्छेद का प्रारंभ मुख्यमंत्री दास साहब। ठीक है, जो सुकुल बाबू है वो पूर्व मुख्यमंत्री है। ठीक है, सुकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो फिलहाल अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है दास साहब। ठीक है, इस उपन्यास के अंदर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो कौन है? दास साहब। दूसरे परिच्छेद का प्रारंभ दास साहब के व्यक्तित्व के परिचय से होता है। ठीक है, दूसरे परिच्छेद के अंदर दास साहब का व्यक्तित्व का परिचय होता है। दास साहब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है।
10वीं पास लखन सिंह दास साहब का खास आदमी था। ठीक है, दास साहब का खास आदमी कौन था? लखन सिंह, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री थे इस उपन्यास में। उनका जो एक खास आदमी था वो था लखन सिंह। स्वभाव में एकदम विपरीत। ठीक है, लखन सिंह जो है वो स्वभाव में एकदम विपरीत है। ठीक है, दास साहब जो है शांत स्वभाव के दिखने वाले हैं, और जो लखन सिंह है वो जल्दी देश में आने वाला है। और इसी लखन को दास साहब ने सरोहा चुनाव क्षेत्र से खड़ा किया है। इसी लखन को दास साहब ने सरोहा चुनाव क्षेत्र से खड़ा किया है। ठीक है, दल के लोग लखन सिंह को सुकुल बाबू की टक्कर का नहीं मानकर उसका विरोध करते ही रह गए। लखन सिंह बहुत गुस्से में दास साहब के पास आया। वह इस बात पर गुस्सा है कि विशेषर को मरवा दिया गया, और इसका परिणाम यह होगा कि हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। ठीक है, उसको लखन सिंह को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि विशेषर को मरवा दिया, और जो हरिजन टोले के सारे जो वोट है वो सुकुल बाबू को जाने वाले हैं। ठीक है, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पड़ जाएंगे। लखन का ख्याल है कि विशेषर को जोरावर ने मरवाया है। ठीक है, जो लखन है उसका क्या ख्याल है कि विशेषर को जोरावर ने मरवाया। ठीक है, सरोह गांव का कोई ये जाट है, तो विशेषर को जोरावर ने मरवाया है। इस ये ख्याल किसको आ रहा है? लखन को। ठीक है, लखन की नाराजगी मशाल अखबार से भी है, जो उल्टा सीधा छापता रहता है। दास साहब लखन के गुस्से से तनिक भी विचलित नहीं होते। धीरे धीरे यह बात खुलती है कि वे न केवल सारे घटनाक्रम से सुपरिचित है, उसे निपटने की योजनाएं भी उनके मन में है। ठीक है, सुकुल बाबू की मीटिंग के 4-5 दिन बाद गांव में अपनी मीटिंग रखना, मशाल के संपादक दत्ता बाबू को इंटरव्यू देने के बहाने बुलाना, और डीआईजी की आकांक्षाओं की चर्चा करना, इनमें उनके मन की तैयारी के संकेत है। ठीक है, ये सारा वर्णन दूसरे परिच्छेद में है। और तीसरे परिच्छेद में क्या है? तीसरा परिच्छेद सुकुल बाबू पर केंद्रित है। ठीक है, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू उनके ऊपर, ये तो है दास साहब के ऊपर है, और ये सुकुल बाबू के ऊपर केंद्रित है। व्यक्तित्व तो दास साहब के एकदम विपरीत है। ठीक है, अभी तक हरिजनों के बूते पर ही चुनाव जीतते आए थे। पिछले पिछली बार इन लोगों ने आंख फेरी तो मुंह की खानी पड़ी। पिछली बार हार गए। ठीक है, मुंह की खानी पड़ी मतलब हार मिली। बीसीसर की हत्या सुकुल बाबू में नई आशा का संचार कर देती है। ठीक है, बीसीसर की हत्या हुई तो इनके अंदर नई आशा का संचार क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको वोट मिलने वाले हैं। वे हरिजनों के सबसे बड़े हिमायती बनकर गांव में जाते हैं। हिमायती नहीं, हिम्मत दिलाने के लिए जाते हैं लोगों को, और एक सुविचारी भीड़ को बहलाने वाला भाषण देकर माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सुकुल बाबू वे बीसू की हत्या और उससे पहले हरिजनों की बस्ती चलाने की घटना के लिए यह तर्क भी रच लेते हैं कि यह सब इसलिए हुआ कि ये लोग सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। ठीक है, जो दास साहब की सरकार है उसके ऊपर आ गए कि सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे ना, इसलिए ये सारा हो रहा है। भीड़ के थोड़े बहुत विरोध प्रतिरोध के बावजूद वे प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहकर लौटते हैं। ठीक है, भीड़ के अंदर थोड़ा बहुत विरोध प्रतिरोध भी होता है, लेकिन वे प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहकर लौटते हैं। लेकिन रास्ते में हो यह ध्यान आता है कि बीसू के घर तो वे गए ही नहीं। ठीक है, जो सुकुल बाबू है उनको रास्ते में याद आता है कि वो बीसू के घर तो गए ही नहीं। लौट कर वे बीसू के घर भी जाते हैं, लेकिन बीसू के माँ बाप से उनकी भेंट नहीं हो पाती, क्योंकि वे लोग बीसू के खास दोस्त बिंदेश्वरी के साथ शहर गए हुए थे। ठीक है, जब ये सुकुल बाबू लौट कर बीसू के घर आते हैं तो बीसू के पापा मम्मी वहाँ नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे लोग जो बीसू का दोस्त था बिंदेश्वरी के साथ शहर गए हुए थे। उन्हें, ठीक है, बिंदेश्वरी को बिंदा भी बोलते हैं, उन्हें आशंका होती है इसमें जरूर दास साहब की कोई चाल है। ठीक है, तो सुकुल बाबू को क्या लगता है कि इसके अंदर दास साहब की कोई चाल है। ठीक है, ये सारे तीसरे परिच्छेद के अंदर है। और चौथा परिच्छेद केंद्रित है मशाल के संपादक दत्ता बाबू की कारगुजारी पर। ठीक है, जो मशाल के संपादक है दत्ता बाबू, उनकी कारगुजारी पर जो था परिचय केंद्रित है। दास साहब ने उन्हें अपने घर बुलाया और बहुत कौशलता से थोड़ा सहला कर, थोड़ा धमका कर और थोड़ा ललचा कर दत्ता को अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, दास साहब ने, ठीक है, जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना इस उपन्यास के अंदर, तो उन्होंने है ना जो मशाल के संपादक है दत्ता बाबू, उनको
उन्होंने अपने घर पे बुलाया और बड़ी कुशलता से थोड़ा सहलाकर, थोड़ा धमकाया, थोड़ा ललचा कर दत्ता को अपने पक्ष में कर लिया। दास साहब के घर से दत्ता सीधे अपने अखबार के दफ्तर जाता है। अब तक छपी रिपोर्ट को बदलकर यह रिपोर्ट छापता है कि बीसू की मौत हत्या नहीं आत्महत्या है। ठीक है, तो दत्ता साहब ने पहले तो हत्या की रिपोर्ट छाप रखी थी। तो जैसे ही दास साहब ने ललचाया धमकाया तो उसने रिपोर्ट बदलकर हत्या नहीं आत्महत्या की रिपोर्ट छाप दी। ठीक है, वह दास साहब द्वारा डीआईजी को दी गई सख्त हिदायत का जिक्र करना भी नहीं भूलता। इतना ही नहीं, वह सुकुल बाबू के भाषण को गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए यह भी आरोप लगा देता है कि उन्होंने एक छोटी सी घटना को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण मनमाने ढंग से विकृत कर बेवजह तनाव बढ़ाने का निंदनीय काम किया है। जब सुकुल बाबू वहां पे भाषण देने गए तो इसको भी, जो दत्ता साहब है मशाल के संपादक, तो इसके ऊपर भी उन्होंने मतलब ऐसे आरोप लगा दिए। ठीक है, कि उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस तरीके का तनाव बढ़ाने का निंदनीय काम किया है। ठीक है, तो चौथा परिच्छेद हो गया दत्ता साहब के ऊपर, और पांचवा जो परिच्छेद है वो महाभोज का पांचवा परिच्छेद केंद्रित है शिक्षा मंत्री त्रिलोचन सिंह रावत उर्फ लोचन भैया पर। ठीक है, जो पांचवा परिच्छेद है वो शिक्षा मंत्री हैं उपन्यास के अंदर, उनका नाम है त्रिलोचन सिंह रावत। ठीक है, उर्फ उनको लोचन भैया बोलते हैं। ठीक है, लोचन भैया बीसू की मौत से व्यथित है। ठीक है, जो शिक्षा मंत्री है उनको बहुत दुख हो रहा है बीसू की मौत से, और इसलिए अनेक असंतुष्ट विधायकों के निकट संपर्क में है। इसलिए जो असंतुष्ट है ना, आत्महत्या के अंदर जो असंतुष्ट विधायक है उनके निकट संपर्क में रहे। ठीक है, लोचन भैया शिक्षा मंत्री। परिच्छेद का बड़ा भाग लोचन भैया और पार्टी अध्यक्ष सदाशिव अत्रे उर्फ अप्पा साहब के संवादों से निर्मित है। ठीक है, जो पांचवा जो परिच्छेद है वो पार्टी अध्यक्ष सदाशिव उर्फ अप्पा साहब। ठीक है, पार्टी अध्यक्ष कौन है? सदाशिव अत्रे, और उनको बोलते हैं अप्पा साहब, और लोचन भैया के संवादों के ऊपर निर्मित है। इन संवादों में, संवाद मतलब बातचीत। ठीक है, इन संवादों में उत्कृष्ट राजनीतिक पेचेबाजी से हमारा सामना होता है। लोचन भैया असंतुष्टों का नेतृत्व कर रहे हैं, अप्पा साहब उनकी हर गतिविधि से वाकिफ हैं। ठीक है, और साम दंड भेद का प्रयोग कर उन्हें अपने इरादे से विचलित करना चाहते हैं। ठीक है, जो राजनीतिक जो पार्टी अध्यक्ष है अप्पा साहब, वो जो है साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके लोचन भैया यानी शिक्षा मंत्री जी को विचलित करना चाहते हैं। ठीक है, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। परिच्छेद के लगभग अंत में स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी त्रिलोचन सिंह, ठीक है, जो जो है ना शिक्षा मंत्री है वो तो है त्रिलोचन सिंह रावत है, और जो विकास मंत्री हैं वो चौधरी त्रिलोचन सिंह है। ठीक है, त्रिलोचन सिंह चौधरी कह सकते हो आप, और ये हैं त्रिलोचन सिंह रावत। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। विकास मंत्री चौधरी त्रिलोचन सिंह से मिलते हैं और उन्हें दिए जाने वाले अपने समर्थन का मूल्य मांगते हैं। त्रिलोचन व्यथित होते हैं कि क्या इसी टुच्चेपन की सौदेबाजी के लिए वे सरकार गिराने की बात सोच रहे हैं। छठे परिच्छेद का प्रारंभ पांडे जी द्वारा दास साहब को लोचन भैया के घर हुई बैठक का समाचार देने और यह संभावना व्यक्त करने से होता है कि लोचन भैया को 85 लोगों का समर्थन मिल सकता है। ठीक है, जो पांडे जी है वो एक तरीके से सीआईडी का काम कर रहे हैं। ठीक है, हर बात पर नजर रख रहे हैं, और इन्होंने दास साहब को बता दिया है कि लोचन भैया के घर हुई बैठक का समाचार देने, और ये संभावना पांडे जी को हो रही है कि लोचन भैया को 85 लोगों का समर्थन मिल सकता है। इन सूचनाओं से अविचलित हो गए हैं दास साहब। ठीक है, इन सूचनाओं से अविचलित दास साहब सरोवा गांव में 15 तारीख को होने वाली सभा की तैयारियों पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं। यह सभा घरेलू उद्योग योजना के नाम पर की गई है। यह सभा घरेलू उद्योग योजना के नाम पर की गई है। सभा वाले दिन पूरा गांव योजना के पोस्टरों से पाट दिया जाता है। जब जिस दिन सभा है उस दिन घरेलू योजना के पूरे गांव में पोस्टर लग जाते हैं। दास साहब सभा से पहले अचानक बीसू के घर जाते हैं। ठीक है, दास साहब जो है पहले गए थे सुकुल बाबू, और जब सभा हो रही तो दास साहब भी अचानक पहले बीसू के घर जाते हैं। उसके पिता हीरा से अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।
हीरा को अपनी गाड़ी में ही सभा स्थल पर लेकर जाते हैं। देखो नेताजी, हीरा एक दलित जो वर्ग का इंसान है, उसको जो है मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी के अंदर बिठा के सभा स्थल पर लेकर जाते हैं। उसी से योजना का उद्घाटन भी करवाते हैं। जो घरेलू उद्योग योजना है उस योजना का उद्घाटन भी दास साहब जो है हीरा से करवाते हैं। दास साहब स्वयं एक मार्मिक भाषण देते हैं। उसके बीच बिंदा अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, ये बिंदा वही है जो विशेषर का दोस्त है। ठीक है, तो वो बिंदा कहता है, अरे दास साहब, काहे यह नौटंकी कर रहे हो? यहाँ हरिजनों को जिंदा जला दिया गया और आपकी सरकार और आपकी पुलिस तमाशा देखती रही और महीने भर से खुद तमाशा कर रही है। हुआ आज तक कुछ? दास साहब बहुत चतुराई से उसके आक्रोश से उत्पन्न जन भावनाओं को शांत कर अपना कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं। तीसरे दिन मशाल का अंक प्रकाशित होता है, जिसमें दास साहब के सहयोगी पांडे जी, ठीक है, पांडे जी कौन है? दास साहब के सहयोगी पांडे जी पूरे गांव में मुफ्त बंटवा देते हैं। मशाल में दास साहब के भाषण की विस्तृत रिपोर्ट और घरेलू उद्योग योजना की पूरी पूरी प्रशंसा है। अखबार में हीरा की एक बड़ी सी तस्वीर भी छपी है। इस सबसे सुकुल बाबू बहुत दुखी थे। ठीक है, जो सरोवा गांव के अंदर दास साहब की वाहवाही हो रही थी, तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे सुकुल बाबू इन सभी बातों से बहुत दुखी थे। उन्हें तो आशा थी कि यह सभा कतई सफल नहीं होगी। सभा के असल समाचार जानने के लिए उन्हें बिहारी बाई की प्रतीक्षा थी। बिहारी सभा की सफलता स्वीकार करते हुए उसके लिए काशी को दोषी ठहराता है। तभी काशी भी वहां आ जाता है। काशी और बिहारी में बहस होती है। सुकुल बाबू उन्हें शांत कर आगामी रैली की तैयारियों पर चर्चा करते हैं। काशी सूचना देता है कि उसने जोरावर को चुनाव लड़ने को तैयार कर लिया है और वह अपना नामांकन पत्र आखिरी दिन भरने वाला है। काशी यह भी कहता है कि बिंदा को फोड़ सको तो काम और आसान हो जाए। सुना है बिशु ने जो प्रमाण जुटाए थे आगजनी की घटना के, वे अब बिंदा के पास है। ठीक है, पर हाथ नहीं रखने देता ससुरा किसी को। सुकुल बाबू को इस योजना की सफलता में थोड़ा संदेह है। 7वां परिच्छेद सरोआ गांव के थाने की साफ सफाई के वर्णन से प्रारंभ होता है। मुख्यमंत्री दास साहब के खास आदेश पर एसपी सक्सेना बीसू की मौत की असलियत का पता लगाने आने वाले हैं। जोगेश्वर साहू, महेश बाबू, हीरा और बिंदा के बयान होने वाले हैं। थानेदार अपने अमानवीय तरीके से व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। एसपी के आने तक बिंदा को छोड़ शेष सभी पहुंच चुके हैं। एसपी सक्सेना दास साहब के निर्देश का अक्षरशः पालन करता हुआ सबसे नरमी से पेश आने और उनका विश्वास जीतकर सच्चाई जानने को कटिबद्ध है। पहला बयान जोगेश्वर साहू देता है। वह बीसू को सिरफरा और पागल बताता है और यह भी कहता है कि वह आवारों की तरह हरिजन टोला में घुमा करता था। कहना तो वह यह भी चाहता था कि विशेषण ने आधे गांव को दुश्मन बना रखा था। वह मजदूरों को भड़काता था, पर कहता नहीं। वह जोरावर का नाम लेते रहते इसलिए रुक जाता है कि उसकी अदृश्य लाठियों का भय उसे डरा देता है। ठीक है, जोरावर का नाम लेना चाहता था जोगेश्वर साहू, लेकिन जोरावर जो है मतलब मारता पीटता है, इसलिए डर जाता है जोगेश्वर साहू और उसको लाठियों का भय उससे डरा देता है। जोगेश्वर साहू के बाद बयान देता है महेश, जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली से आया है और 2 महीने से सरोवा गांव में है। महेश एसपी को बीसू के बारे में अपनी धारणा से परिचित कराता है। इस बात से इनकार करते हैं कि बीसू नक्सली था और यह भी बताता है कि मृत्यु से 1 दिन पहले बीसू उससे मिला था और उसने बताया था कि उसने आगजनी की घटना के बारे में बहुत सारे प्रमाण जुटा लिए हैं, लेकिन वह उन्हें यहाँ की पुलिस को न सौंपकर दिल्ली जाकर इस मामले को फिर खुलवाएगा। महेश ने यह भी बताया कि बीसू ने इस मामले में उसकी मदद चाहिए थी। महेश के बाद बयान देने आते हैं बीसी सर के पिता हीरा। बीसू का छोटा भाई गणेशी उसे हाथ थाम कर लाता है। हीरा बताता है कि बीसी सर 14 क्लास पढ़ा था, 28 साल का था और
कोई नौकरी न कर गांव में ही एक स्कूल खोल लड़कों के साथ साथ बड़ों को भी पढ़ाता था। एक दिन पुलिस उसे पकड़कर ले गई और 4 साल जेल में रखा। हीरा दास साहब और उनकी सरकार की तारीफ भी करता है। हीरा यह भी बताता है कि यो तो गांव में सबसे ही बीसू का मेल जो था, परंतु बिंदा से उसकी निकटता ज्यादा थी। बिंदा और उसकी पत्नी रुक्मा प्राय रोज ही बीसू से मिलते थे। ठीक है, बिंदा की पत्नी कौन है? रुक्मा। क्या बीसू की किसी से दुश्मनी भी थी? ये एसपी ने पूछा है। इस सवाल के जवाब में कुछ हिचकिचाते हुए हीरा बताता है कि जोरावर सिंह, खेतों के मालिक और सरपंच वगैरह बीसू से नाराज रहते थे, क्योंकि वह मजदूरों के लिए नियमानुसार मजदूरी मांगता था। जोरावर सिंह ने तो बीसू को कई बार धमकाया भी था। अंत में हीरा यह भी कहता है कि सारा गांव बीसू की हत्या के लिए जोरावर सिंह का नाम ले रहा है, परंतु वह खुद किसी पर शक कर सकता है? उसने खुद तो कुछ देखा नहीं। पहले दिन इतना ही कर एसपी सक्सेना शहर लौट जाता है। वहां वह डीआईजी को अपने किए की रिपोर्ट देता है। डीआईजी कहते हैं कि यह साधारण आत्महत्या का मामला है। ठीक है, ये डीआईजी जो है ये उनकी तरफ मिला हुआ है। ठीक है, दास साहब की तरफ। ठीक है, और एसपी सक्सेना है ये ईमानदार है, ये सही रिपोर्ट पेश कर रहा है, और डीआईजी जो है मुख्यमंत्री से मिलके इस रिपोर्ट को गलत साबित करना चाहता है। ठीक है, तो डीआईजी कहते हैं कि यह साधारण आत्महत्या का मामला है। रिपोर्ट भी लगभग तैयार है, डीआईजी ने तो पहले ही रिपोर्ट तैयार कर ली है। ठीक है, गांव वालों के बयान तो उनको तसल्ली देने के लिए लिए जा रहे हैं। इस बात पर सक्सेना के चेहरा बुझता देख डीआईजी यह और जोर देते हैं कि अगर कोई नई बात पता चली तो रिपोर्ट में संशोधन भी हो सकता है। ठीक है, एसपी सक्सेना को किस तरीके से शांत किया कि अगर कोई नई बात पता चलेगी तो संशोधन कर देंगे। ये बात बोल के एसपी सक्सेना को भी चुप कर दिया। इस बात से सक्सेना में फिर उत्साह का संचार होता है। ठीक है, एसपी सक्सेना सही तरीके से रिपोर्ट पेश कर रहा है, तो इसीलिए उसको उसके अंदर उत्साह का संचार होता है। सक्सेना अगले दिन फिर सरोवर जाकर बिंदा का बयान लेता है। बिंदा की पत्नी रुक्मा भी उस वक्त उपस्थित रहती है। बिंदा थानेदार को जोरावर की रखेल बताता है और यह मानने से इनकार करता है कि बीसू ने आत्महत्या की होगी। वह जोरावर और सरपंच के आतंक का भी जिक्र करता है। बिंदा से हुई इस बात के आधार पर सक्सेना बयान देने वालों की सूची में चाय की दुकान वाले पूतन का भी नाम जोड़ता है। ठीक है, चाय की दुकान वाले का नाम क्या है? पूतन। इन बयानों से सक्सेना के सामने यह साफ हो जाता है कि मामला हत्या का है, न कि आत्महत्या का। ठीक है, एसपी सक्सेना ने मामला क्या साफ कर दिया कि मामला हत्या का है, आत्महत्या का नहीं। शाम को वह डीआईजी को फोन कर यह कहता है कि रिपोर्ट को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। इस पर डीआईजी की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी है। महाभोज का 8वां परिच्छेद दास साहब और पांडे जी की बातचीत से शुरू होता है। पांडे जी दास साहब को बताते हैं कि सुकुल जी की रैली में 1 लाख आदमी हो सकते हैं और रैली का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। वे दास साहब को यह भी बताते हैं कि राव और चौधरी अपने लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग रहे हैं। ठीक है, जो चौधरी है ये विकास मंत्री हैं और राव चौधरी जो है वो ठीक है, राव जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये विकास मंत्री अपने लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग रहे हैं। यह मांग पूरी हो तो वे साथ आ सकते हैं। इसके बाद पांडे जी एक गंभीर मसला पेश करते हैं। वे दास साहब से कहते हैं कि सक्सेना रोज रोज गांव जाकर माहौल खराब कर रहा है। वह बीसू के सीधे सपाट केस में भी जाने क्या क्या तिकड़ में निकाल रहा है। उसकी दिखाई राह पर चलकर बिंदा कुछ प्रमाण वगैरह लेकर दिल्ली जा रहा है। सुकुल बाबू के लोग इस सब का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। पांडे जी के अनुसार सक्सेना को भेजने का निर्णय ही गलत रहा। जवाब में दास साहब केवल इतना ही कहते हैं कि उन्होंने खुद सक्सेना की फाइल मंगवा ली है और डीआईजी को कह दिया है कि वे मामला अपने हाथों में ले ले। इसके बाद पांडे सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है, जोरावर खुद चुनाव में खड़ा हो रहा है। इस सूचना से दास साहब भी विचलित हो जाते हैं। इस
परिच्छेद में दास साहब और राव व चौधरी की भेंट भी होती है। राजनीतिक सौदेबाजी की लंबी चर्चा बेनतीजा रहती है। राव और चौधरी दास साहब से कुछ भी ले पाने में असफल रहे हैं। उनके जाते ही दास साहब पार्टी अध्यक्ष, यहाँ पे अप्पा साहब है, ठीक है, अप्पा साहब को फोन करके बताते हैं कि वे लोचन की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को पत्र भेज रहे हैं। ठीक है, लोचन वही है शिक्षा मंत्री, इनकी बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को पत्र भेज रहे हैं। इसके बाद इसी परिच्छेद में दास साहब से जोरावर की भेंट का वर्णन है। दास साहब अपने सारे कौशल का प्रयोग कर जोरावर को इशारों इशारों में बीसू के मरने में उसकी भूमिका याद दिलाते हैं, भावी दुष्परिणामों की आशंका व्यक्त करते हैं और इसी के साथ जोरावर के चुनाव लड़ने की चर्चा भी कर लेते हैं। जाहिर है उनका मंतव्य जोरावर को चुनाव लड़ने से रोकना है। अगले दिन दास साहब डीआईजी से मिलते हैं। चर्चा में वे सक्सेना की भूमिका पर अपना असंतोष व्यक्त करते हैं और बहुत आहिस्ते से संकेत कर देते हैं कि बीसू की हत्या में बिंदा की भूमिका संदिग्ध है। समझदार डीआईजी के लिए मानो इतना इशारा काफी है। अंतिम परिच्छेद के प्रारंभ में दास साहब अपनी कोठी में मशाल का ताजा अंक देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है, दोस्ती की आड़ में बीसू की हत्या करने वाला बिंदा गिरफ्तार। ठीक है, साथ ही यह खबर भी है कि डीआईजी के रिक्त पद को आईजी के रिक्त पद को डीआईजी ने संभाल लिया है। ठीक है, आईजी के रिक्त पद यानी सक्सेना को उन लोगों ने सस्पेंड कर दिया है और पद किसने संभाल लिया है? डीआईजी ने। दास साहब प्रसन्न हैं, जोरा प्रसन्न हैं, दत्ता बाबू प्रसन्न हैं, सिन्हा साहब प्रसन्न हैं। इस प्रसन्न बिरादरी से कटे हुए 3 लोग हैं। ठीक है, ये सारे लोग प्रसन्न हैं क्योंकि इनके सारे मंसूबे पूरे हो गए हैं। ठीक है, ये जो चाहते थे वो हो गया है। और इस प्रसन्न बिरादरी से कटे हुए कौन कौन है? वो 3 लोग हैं। ठीक है, एक तो एसपी सक्सेना है जो सस्पेंड हो गया है, लोचन बर्खास्त कर दिया गया है इनको पार्टी से, और एक बिंदा जिसको बीसू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, पूरी तरह उपेक्षित है तीनों, परित्यक्त और एक तरफ फेंके हुए। सक्सेना सस्पेंड हो चुके हैं, लोचन भैया पार्टी से निकाले जा चुके हैं और बिंदा बीसू की हत्या का झूठा इल्जाम झेल रहा है। ठीक है, बिंदा जो है बीसू की झूठा इल्जाम लगा दिया है बिंदा के ऊपर कि बीसू की हत्या बिंदा ने की है और उसको जेल भेज दिया है। बीसू के जिस नाम को लेकर 1 महीने पहले यहाँ से वहां तक तूफान मच गया था, अब वही नाम सिमट कर या तो हीरा की आंखों से बहते हुए आंसू में रह गया है या बिंदा की आंखों से बरसते हुए अंगारों में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस उपन्यास का महाभोज नाम इसीलिए रखा गया है कि कोई छोटे से गांव में कोई दलित या कोई गरीब किसान मर जाता है तो इन पार्टी के लोगों के लिए वो एक महाभोज की तरह ही होता है। ठीक है, सारे सबको एक तरीके से वोट के नाम पर भोज प्राप्त हो जाता है, इसीलिए वो लोग इतना हंगामा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद। आपको ये उपन्यास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।